नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नए शैक्षणिक सत्र से पहले गरीब बच्चों को तगड़ा झटका लगा है और अब नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने नियम 134A को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, जिसके तहत निजी स्कूलों में EWS छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरटीई के तहत आरक्षण केवल 8वीं कक्षा तक ही लागू होता है। नियम 134 से खत्म करने पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। जब 134A बनाया था उस समय जो केंद्रीय कानून राइट टू एजुकेशन वो नहीं था। बाद में राइट टू एजुकेशन कानून केंद्र का बना और सारे देश भर में वो लागू है। उसमें 25% एडमिशन जो है गरीब बच्चों का ये हर एक स्कूल को करना है राइट टू एजुकेशन में। अब हरियाणा में 134A 10% के नाते से क्यों उसको लागू रखा गया और राइट टू एजुकेशन लागू नहीं किया गया। अब जब सारी कठिनाइयाँ हमको ध्यान में आई हैं तो हमने 10% के बजाय 25% बच्चे हर एक स्कूल में और ये एडमिशन होंगे और इसलिए उसका लाभ ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा गरीब आदमियों को अपने बच्चों को एडमिशन कराने का मामला बड़ा भारी लाभ होगा बच्चों को। जहां हम अभी केवल 10% एडमिशन कर सकते थे उसमें हम 25% एडमिशन कर सकेंगे और उसमें हमें सरकार केंद्र सरकार की ओर से भी 60% सहयोग केंद्र सरकार का रहता है। इसमें हमारा सारा का सारा ये स्टेट गवर्नमेंट का था, तो इसमें हमारा पूरा प्रयास ये था कि जो 134A में सभी बच्चों को एडमिशन होना चाहिए और हमने उन सारे स्कूलों को तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री को भी सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना, लेकिन 134 से खत्म करके अब आरटीई को लागू किया जा रहा है और इसको लेकर के कुछ सवाल भी लगातार आप देख रहे हैं कि उठ रहे हैं। हालांकि अपने अपने तर्क हैं, चूंकि आरटीई आने यानी कि राइट टू एजुकेशन आने के बाद अब जरूरत नहीं है 134 से जैसे कानून की, और इसलिए इसके तहत जो दाखिला है गरीब बच्चों को उनको दिया जाएगा स्कूलों के अंदर। इसको सुनिश्चित करेगी हरियाणा सरकार और अपने स्तर से भी ये प्रयास होंगे। लेकिन अब आपको पता है, चूंकि 134A के तहत जो एडमिशंस हैं वो गरीब तबके के बच्चों के हो रहे थे और इसको लेकर के लगातार आपने देखा कि पिछले दिनों भी कुछ सवाल थे जो कि खड़े होते रहे। और अब चूंकि 134A को खत्म करने की बात सामने आई है तो इसको लेकर के अब इसका जो विरोध है वो भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है और खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी इसको लेकर के जो अपना एतराज है वो जताया है। और ये इंश्योर कैसे होगा कि 134 से खत्म होने के बाद आरटीई के तहत जो एडमिशंस हैं वो बच्चों के हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के कई ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का आरटीई को लेकर के क्या कहना है, 134A को खत्म करने को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सवाल वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 134A के तहत आप देख रहे थे, क्योंकि जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन होता था इस 134A के तहत अब वो समाप्त हुआ है और इसकी समाप्ति के बाद जो बच्चे हैं, खासतौर से वो तबका जो कि सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर, अब क्या उनके बच्चों का जो एडमिशन है वो उसी तरह से हो पाएगा? ये सवाल पेरेंट्स के जहन में भी अब उठने शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ अब चूंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी निर्णय होता है तो उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है, तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन इस नियम को खत्म करने के बाद शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बड़ा भारी लाभ होगा बच्चों को। जहां हम अभी केवल 10% एडमिशन कर सकते थे उसमें हम 25% एडमिशन कर सकेंगे और उसमें हमें सरकार केंद्र सरकार की ओर से भी 60% सहयोग केंद्र सरकार का रहता है। इसमें हमारा सारा का सारा ये स्टेट गवर्नमेंट का था, तो इसमें हमारा पूरा प्रयास ये था कि जो 134A में सभी बच्चों को एडमिशन होना चाहिए और हमने उन सारे स्कूलों को नोटिस कर दिया था जिन्होंने 134A में एडमिशन नहीं करे। लेकिन वो स्कूल के जो मालिक थे वो सारे कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उस बात पे रोक लगा दी कि आप इनकी मान्यता को रद्द नहीं कर सकते, आप मान्यता रद्द ना करें। लेकिन उसकी वजह से 134A कोर्ट ने शुरू किया, हमने कोर्ट का आदेश मान के 134A में एडमिशन करे। और मैं एक बात और कहता हूँ, 134A कांग्रेस के टाइम में आया था, कांग्रेस ने एक सिंगल एडमिशन भी नहीं किया। जब हमारी सरकार बनी एडमिशन हमने ही चालू करे, उन्होंने कोई एडमिशन नहीं किया एक भी कांग्रेस के टाइम में, एक सिंगल एडमिशन भी नहीं किया। पहली क्लास तक ही एडमिशन होगा, अब इसमें 8वीं तक हो रहे थे तो इसलिए अभिभावक नाराज हैं। नहीं देखिए, वो उसका क्या है कि अब जिस बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन है ना जी, वो परमानेंट एडमिशन रहेगा, उसका एडमिशन परमानेंट रहेगा और वो लगातार चलता रहेगा।
तो चलिए अब आपको बता देते हैं ग्राफिक के जरिए 134 से जो नियम है उसको खत्म किया गया है और नए शैक्षणिक सत्र से पहले ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि सरकार ने नियम 134 से समाप्त कर दिया है। सरकार ने 28 मार्च को इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। तो 134 से जो नियम है वो अब समाप्त हुआ है। इसमें निजी स्कूलों में अब सिर्फ नर्सरी और पहली में मुफ्त दाखिला मिलेगा और अब आरटीई के तहत गरीब बच्चों की जो पढ़ाई है वो आरटीई के तहत होगी, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत होगी। निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए 25% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं और अब 134 को खत्म किया गया है। तो नए शैक्षणिक सत्र से पहले ये बड़ा फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन अब इस फैसले के बाद जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं और आज हम भी इस पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर 134 को खत्म करने के पीछे जो वजह बताई जा रही हैं या फिर जो हवाला दिया जा रहा है इसका असर क्या होगा और क्या जिस तरह से पहले एडमिशन्स होते रहे बच्चों के, खासतौर से जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है ऐसे बच्चों के लिए, अब क्या आगे उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रह पाएगा, सवाल ये है। और हालांकि इसको लेकर के जो विरोध हैं वो भी हुए हैं, आपत्तियां भी लोग अपनी तरह से इस पर दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन नियम 134 से खत्म कर दिया गया है। सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और जो नया शैक्षणिक सत्र है उससे पहले ही ये बड़ा फैसला है। सरकार ने नियम 134 को समाप्त कर दिया है क्योंकि सरकार ने 28 मार्च को इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है और अब आरटीई के तहत गरीब बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित होगी। और चलिए हमेशा की तरह आज की बड़ी बहस के सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि नियम 134 से इसको खत्म करने के आगे क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश आज करेंगे। 134 से खत्म करने से नफा और नुकसान क्या है ये भी समझना पड़ेगा। और तीसरा अहम सवाल यह है कि आरटीई के तहत क्या गरीब बच्चों का जो भला है वो हो पाएगा, क्योंकि आरटीई के तहत अब बच्चों के जो आगे के एडमिशन्स हैं वो होंगे और 134 को इसी के आधार पर समाप्त किया गया है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। ओंकार सिंह जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। विमल किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं छात्र अभिभावक संघ की तरफ से। विमल किशोर जी आपका भी स्वागत है। और कुलभूषण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। कुलभूषण शर्मा जी आपका भी स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी सबसे पहले आपसे इस चर्चा की शुरुआत में करूंगा। चूंकि 134 को समाप्त किया तो आपने कहा कि आरटीई के तहत भाई बच्चों का जो एडमिशन है वो होंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे जैसे पहले भी आर्थिक रूप से जो अक्षम थे उनके एडमिशन होते थे, इसके तहत भी अब हो पाएंगे। लेकिन इसको लेकर के जो ऐतराज, जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, मैं पहला रिएक्शन आपका इसी पर चाहूंगा। इंश्योर कर पाएंगे आप लोग कि कोई भी बच्चा जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगी इसकी समाप्ति के बाद? देखिए, इस विषय को लेकर बदलने का आवश्यकता ये थी कि 134A जब बना उसकी उनकी मंशा क्या थी वो इसके परिणामों से स्पष्ट हो गया कि उसके परिणाम बहुत ज्यादा खुशी देने वाले हरियाणा में आए नहीं। और जिस प्रकार से दंत विहीन वो कानून था जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, और जब ये सारा मैटर हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि आप इतनी सख्त कार्रवाई जो कर रहे हैं वो इसके लिए इसमें प्रावधान नहीं है, इसलिए यहां तक आप जा नहीं सकते, चाहे उनकी एफिलिएशंस की बात थी या उनको दंडित करने की बात थी। तो समझ में आया कि जो व्यवस्था 134A के तहत जो लुभावने वादे करके और लोगों को ठगी का काम कांग्रेस ने किया था उसको बदलने का प्रयास हमने किया, और वो इसलिए कि उस दंत विहीन व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का भला किसी का नहीं हो रहा था, बल्कि जो मेधावी विद्यार्थी थे या जो कमजोर वर्ग था, स्वाभिमानी थे, उनको अपमानित होना पड़ता था। और वो जो स्कूलों में जाते थे तो उनको लाइनें लगानी पड़ती थी, उनको धक्के पर खाने पड़ते थे, और यहां तक कि उन्होंने को हड़ताल और रोड पर भी बैठना पड़ा कई बार ऐसे विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को लेकर। तो क्योंकि वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस सारे को सरकार ने उचित समझा कि जो केंद्रीय कानून है उसको हरियाणा में लागू करेंगे तो उससे लाभ यह होगा कि एक तो न जलालत होगी न परेशानी होगी, और जो विद्यार्थी कम विद्यार्थियों को लाभ मिलता था अब समाज के बड़े तबके को
उसका लाभ मिलने का अवसर मिलेगा। और इसके अंदर स्कूल की जो व्यवस्था थी, जो स्कूल हेजिटेशन करते थे कि उनको कुछ सुविधा मिलती नहीं सरकार की, उस 134 ए के तहत एक बार प्रावधान था, लेकिन इसमें चलिए महिमा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। एक तो जो सत्यव्रत जी ने बात कही और दूसरा ये है कि 134 ए को खत्म करके आरटीई के तहत अब आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा, इसको कैसे देखती हैं आप महिमा जी? आयुष जी, देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र आज 7 साल के बाद किसी से छुपा नहीं है, 8 साल के बाद किसी से छुपा नहीं है। और अब तो ये जो भाजपा जजपा सरकार है, जिस तरह से अपने दोहरे चरित्र से ठगी कर रही है जनता के साथ, वो मुझे लगता है कि जग जाहिर है, प्रत्यक्ष है। मैं इस बात को आपको बड़े उदाहरणों के साथ समझाना चाहती हूँ। देखिए, पिछले 1 वर्ष से लगभग हम देख रहे हैं की चर्चा चल रही है 134 ए के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा कि ड्रॉ करने में देरी हो रही थी। लगभग 9 महीने की देरी के बाद जब ड्रॉ किया भी गया, उसके बाद उस लिस्ट को जारी करने की और स्कूलों के द्वारा उनको लागू करवाने की और एडमिशन्स देने के हेतु देरी हो रही थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा, जब चर्चाओं में हम आपके चैनल्स पर आए और भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ इस पर चर्चा हुई और उनसे सवाल पूछे गए, तो भाजपा के प्रवक्ताओं ने बार बार कहा कि स्कूलों को तो जो राशि दी जानी है वो दी जा चुकी है, जबकि विधानसभा में ये स्पष्ट हो गया जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2015-16 के बाद से कोई राशि नहीं दी गई है और वो बकाया है। ये दोहरे चरित्र को साफ साफ दर्शाता है। दूसरी बात ये आयुष जी कि ये देखिए, ये पूंजीवादियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूरे तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन कर देना चाहती है। वो भी इस बात से स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल साफ साफ तरीके से, क्योंकि राइट टू एजुकेशन, जिस राइट टू एजुकेशन का आज ये हवाला दे रही हैं, उसका भाजपा की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिस पॉलिसी को बिना किसी प्रदेश सरकार के साथ विचार मत लिए बिना लागू कर दिया गया था, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर राइट टू एजुकेशन का कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। और मुझे माजिद देवबंदी साहब की 2 पंक्तियां जो बार बार भाजपा को सोचकर के याद आ जाती हैं, वो फिर याद आ जाती हैं। क्षमा चाहती हूँ वसीम बरेलवी की। मैं तो भोला भाला वसीम और वो फनकार सियासत का, उसके जब घटने की बारी आई मुझको जोड़ लिया। तो भाजपा की नीति, गैर नीतिगत नीति जो है वो ये है कि कूटनीति, मैं कहूँगी कूटनीति ये है कि जब जब इनकी नैया डूबने लगती है तो ये कांग्रेस द्वारा लाए गए किसी ना किसी कानून का ही सहारा ले लेते हैं। जैसे पैंडेमिक के दौरान मनरेगा ने इन लोगों को सहारा दिया, उसी तरह से अब कांग्रेस के द्वारा लाए गए राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार जो कानून है, वो भी कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। आज ये उसको, डूबती नैया को बचाने के लिए आज ये उसका सहारा ले रहे हैं। लेकिन साफ मंशा ये है कि ना इन्होंने स्कूलों को जो 2014 में कॉम्पनसेशन देने का वायदा किया था, ना ये वो दे पाए, ना ये अभिभावकों को जो ये पिछले पूरे वर्ष भर वायदे करते रहे कि हम शो कॉज नोटिस देंगे, हमने स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मान्यता रद्द करना तो दूर की बात है, अभी अभिभावकों का जो विरोध है वो शांत नहीं हुआ था। इस बीच में स्कूलों के हित में, प्राइवेटाइजेशन के, कॉर्पोरेटाइजेशन के हित में जो फैसला सरकार ने लिया और उसका जो है वो ठीकरा पिछली सरकार के ऊपर फोड़ दिया, ये सबके सामने है। ये अपनी सहूलियतों पर चलने वाली सरकार है, ये व्यापारवादी सोच की सरकार है, पूंजीवादी सोच की सरकार है। और गरीब के बच्चे की शिक्षा, गरीब के बच्चे की उन्नति ना इस सरकार की कभी प्रायोरिटी, प्राथमिकता थी, ना आज है ना कभी होगी। चलिए महिमा जी, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, मुझे पता है सत्यव्रत जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सत्यव्रत जी मैं आऊंगा, मैं आगे चलते हुए आपको ऐसे आंकड़े दूंगी आयुष जी। बिल्कुल महिमा जी, मैं आऊंगा, आप दोबारा मैं सवाल करूंगा, तब आप आराम से आंकड़े रखिएगा। अभी मैं और मेहमान हूं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। ओंकार जी, हाँ, कैसे ओंकार जी देख रहे हैं इसको, 134 को समाप्त करना? आपने 3 बातें शुरू में कही। एक तो 134 से समाप्त करने के मायने क्या है, दूसरा इसका नफा नुकसान क्या है, और तीसरा आरटीआई के क्या फायदे। मैं बताना चाहूंगा, इस सरकार के, ये जब से बीजेपी सरकार आई, आज 8वां साल हो चुका है इसको, इसकी शुरू से आदत रही है। 2-3 पॉइंट मैं मेन रूप पे कहूंगा। एक तो ये आनंद फाने में नया नियम ले आते हैं, नया कानून बना देते हैं, कृषि कानून भी बनाए, फिर उसके फायदे गिनवाने शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अब 134 में जो प्रोविजन था, इन्होंने आनंद फानन में नोटिफिकेशन में रद्द कर दिया।
अब जब इनको पता लगा कि जो पुराने बच्चे पहले से एडमिशन ले रखे उनका क्या होगा, तो आज इनके शिक्षा मंत्री को ये जवाब देना पड़ा कि पिछले वाले बच्चों के लिए आज ये व्यवस्था लागू रहेगी, उनकी फीस की भरपाई सरकार करती रहेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 134A में आपने 500 रुपए मात्र फीस फिक्स कर रखी है स्कूलों की। आप 500 रुपए फीस भी नहीं दे पा रहे 5वीं तक की, 8वीं तक की 800 रुपए फीस फिक्स कर रखी है, आप वो भी दे नहीं पा रहे। सैकड़ों करोड़ रुपए आपके ऊपर बकाया है और 9वीं से 12वीं तक की आपने अभी तक फीस ही फिक्स नहीं करी है। ये एक ऐसी सरकार है जो हमेशा अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम करती है। आरोप लगा देते हैं निजी स्कूलों पे। निजी स्कूल अगर कहते हैं कि हमारी आपने जो फिक्स कर रखी फीस वो दीजिए, तो इसमें क्या बुराई है, क्यों नहीं देते? इन्होंने अब देखा कि कोर्ट में इनको पेमेंट देनी पड़ जाएगी। अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए इन्होंने आनंद फानंद में 134 से समाप्त कर दिया। और मैं अपने बड़े भाई सत्यव्रत शास्त्री जी को भी सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि दंतविहीन व्यवस्था है 134 से। तो भाई आपने कौन सी दंत वाली व्यवस्था कर दी? या तो दंतविहीन व्यवस्था को हटा के, आपकी सरकार है, आप 134A में परिवर्तन कर सकते हो, 134A में दांत लगा सकते हो जिससे आपको दूसरे स्कूलों को डराया जा सके। लेकिन ये सरकार दांत लगाने के बजाय इन्होंने धोखा दिया लोगों को, बच्चों को। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पेपर हो लिए, रिजल्ट आ गए और अभी एडमिशन नहीं हुई, और उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो भी तैयारी कर रहे हैं 134A की। ये सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी का खेल करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा मुद्दा ये जनता में छोड़ देते हैं ताकि जनता पिछले वाला मुद्दा भूल जाए। इनकी आदत पड़ गई। सत्यव्रत शास्त्री जी, ये बताइए, आप 134A को आनंद फानंद में खत्म करके उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि पिछले स्टूडेंट्स का क्या होगा। क्या हम शिक्षा मंत्री की बात पर विश्वास कर लें कि जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये इंश्योरिटी तो ओंकार जी देनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट का भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका तो रास्ता पक्का निकालेंगे, लेकिन हाँ, आप जो व्यवस्था पुरानी खत्म करी है उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुलभूषण जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक बात है मेरी, अगर ये कहते हैं कि पिछली व्यवस्था दंतहीन थी तो उसमें दंत लगा दीजिए। नहीं, वो तो शास्त्री जी बताएंगे भाई दांत क्यों नहीं लगाए उन्होंने। कुलभूषण जी 134 से इसको समाप्त करना है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बात है। मैं तो चाहता था सबसे पहले हमें सुना जाता कि जो इस पे कल्प्रिट कहे जा रहे हैं, जो इसके मेजर स्टेक होल्डर है। सत्यव्रत जी ने बात कही, मैं सभी से हाथ जोड़कर ये बात कहूंगा, बिल्कुल सच्चाई वाली बातें कहूंगा कि भी कांग्रेस ने एक नीति बनाई और अब हम राइट टू एजुकेशन पे जा रहे हैं। तो सत्यव्रत, ये दोनों नीतियां ही कांग्रेस ने बनाई, और जो भी बनाता है वो सरकार होता है, मेरा एक स्पष्ट कहना है। चाहे वो इनेलो की सरकार कभी बनाए, बीजेपी की बनाए, या कोई और सरकार बनाए, वो राज्य सरकार या भारत सरकार कहलाएगी। कृपया किसी पे आरोप लगाकर इससे हम बचा नहीं जा सकता। और सरकार दंत लगाकर अगर चलेगी, सरकार का काम डराने का नहीं है, वेलफेयर के लिए सरकार चलाना है। अगर डराने वाली बात है तो फिर आप सीबीआई बिठा लीजिए, डर के हमारे सारे काम होते रहेंगे। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। तीसरा, जब 134 चली गई, खत्म हो गई, मान लो एक सरकार का आज इस्तीफा हो गया, सरकार चली गई, अब ये कहो कि वो मंत्री बने रहेंगे, मुझे कानूनन इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। कहीं ये ना हो सत्यवर्ती जी, आप सरकार में बात करें कि पेचीदियां और बढ़ जाएं। और दूसरा, जो पैसों की बात आ रही है कि राइट टू एजुकेशन में पैसा है, तो उसमें 40% जो है वो देना है राज्य सरकार ने, और 60% जो है वो देना है केंद्र सरकार ने। तो उसके लिए सबसे पहले सरकार को एक काम करना पड़ेगा, अपनी नीति और नीयत स्पष्ट करनी पड़ेगी। जनता भी सुन रही, आज की जनता बहुत जागरूक है। आप देखिए, अगर पंजाब में जनता को बातें नहीं पता लगी तो क्या हालत है। जहां जहां पर आज का बच्चा पढ़ा लिखा विद्यार्थी आने लग गया, वो समझने लग गया बातों को, तो उसमें एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 134 में भी यही प्रावधान थे। जब कोर्ट में मामले गए कि ये राइट टू एजुकेशन है, ये कहा गया, तो उसमें ये प्रावधान था कि जो भी सरकारी बच्चे पे खर्च आता है और जो प्राइवेट स्कूल की फीस है, whichever is the less, वो सरकार को देनी है। यहाँ पर अभिभावक के रोल में सरकार थी कि सरकार को देनी है वो फीस। तो वो फीस आज अगर जो दिल्ली का प्रति बच्चा जो खर्च है वो 80,000 के करीब एक बच्चे पर, हरियाणा में अगर जब घोषित किया जाएगा, सबसे पहले सरकार का फर्ज बनता है ना सत्यवर्ती के ये घोषित करे
कि सरकारी स्कूल पे बच्चे पे खर्च कितना आता है, जनता जाने, क्योंकि उसी के अनुसार तो फार्मूला बनेगा पेमेंट का। सरकारें घोषित ही नहीं करती हैं और दंत लगाकर अगर चलना चाहती है तो जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती है। तो वो जो 40% भी शेयर बनेगा, वो जो 134 में सरकारें दे रही थी, वो जो है बहुत कम होगा। तो वो पैसे दिए कैसे जाएंगे? और जो पिछली पेमेंट्स हैं वो दिए बगैर छूटा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। कोर्ट पे मामले हैं, कंटेम्प्ट तक गए हुए हैं। अगर इसकी पेमेंट होती रहती है। दूसरा, मैं 134 पे एक दो लाइनें कहकर फिर आपको डिस्कशन के लिए छोड़ दूंगा कि जब भी कोई नीति बनती है स्टेक होल्डर से तो पूछा ही नहीं जाता। जब 134 बनी, किसी भी राज्य सरकार ने बनाई, मैं सरकारों का नाम नहीं लेता, ना पेरेंट्स से पूछा गया, ना स्कूल संचालकों से पूछा गया, ना शिक्षकों से। आज 134 को रद्द कर दिया गया, फिर किसी से नहीं पूछा गया कि क्यों रद्द हुआ। क्या इसके ऊपर एक रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए थी कि 134 आपने जब वापस की तो असफलता के क्या कारण थे, क्यों वापस ली जा रही है, उसके क्या रिजल्ट थे, क्या परिणाम हुए? जनता के सामने एक पूरा व्हाइट पेपर आना चाहिए, उसके बाद इसको वापस लेने की ऐसी बातें। अगर अब सरकारें आपने ऐसे चलानी है कि ठीक है आपको जनता ने पावर दे दी, आप जब मर्जी कानून बना दे, जब मर्जी कानून को जो है वापस ले ले, तो फिर देखिए फिर जनता जो है विकल्प ढूंढती है। और वो विकल्प आप देख रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में किस तरह की जनता की जो है मानसिकता बन रही। इसको समझ लीजिए, जनता को मान लीजिए, कानून को मानना सीखिए, कानून को जानना सीखिए, कानून के अनुसार सरकार चलाना सीखिए। यहाँ पर दिक्कत है 134। और आरटी में भी ये दिक्कत आएगी। आरटी में अगर बच्चे की जो पेमेंट है वो 134 से 4 गुना ज्यादा जाएगी, 4 गुना ज्यादा। और बच्चे भी 25%। अगर 10% की पेमेंट नहीं हो पाई तो सत्यवादी नहीं, बिल्कुल मूल सवाल आपने उठाया कि जब 10% की नहीं तो 25% कैसे करेंगे, और वो भी 4 गुना बढ़ रहा हो, उसकी राशि से 4 गुना बढ़ रहा हो। बिल्कुल सही वैलिड सवाल है, मैं इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन विमल जी का मैं रुक करता हूँ। सारी जनता सुन रही है, आप लोग जवाब दीजिए ना सारे पहले इस बात। बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, हम गरीब को नहीं पढ़ाना चाहते। 7 साल से हमें पेमेंट नहीं मिली और भुक्तभोगी हमें शिकार कर दिया गया, क्योंकि हम सबसे कमजोर व्यक्ति हैं। हमने मान्यता ले रखी, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, आप पे ये एक्शन ले लिए जाएंगे, दांत लगा दिए जाएंगे। देखिए प्लीज जरा इस पे एक मानवता के नाते और एक नेता के नाते और राष्ट्र निर्माता, आप राष्ट्र निर्माण में आपका अहम रोल है, उस नाते सोचकर आप इस डिबेट पे सारे जवाब दीजिए। ठीक है विमल जी, आप इसको सही फैसला मानते हैं? देखिए मैं आपको बताऊंगा 134 और आरटी में फर्क क्या है। 134 में कोई भी परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख या 2 लाख से कम है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में दूसरी से लेके 12वीं तक दाखिला ले सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, पिछले कई सालों से हो रही है। कोई कह रहा है कांग्रेस का है, कोई किसका, मैं आप बता दूं ये 134 से नियमावली 2003 में चौटाला की सरकार थी नंबर 1। जो ये आरटीई है ये 2009 में कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। आरटी क्या है? आरटीए में स्पष्ट लिखा हुआ है जो भी नजदीकी स्कूल होगा उसमें 25% स्कूल बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उस नजदीकी स्कूल में सरकारी स्कूल भी काउंट कर रखा है उन्होंने। ये स्पष्ट है कि उसमें क्लियर है कि 1 किलोमीटर तक यदि सरकारी स्कूल नहीं है तभी आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, वो भी नजदीकी। नंबर 1 2009 का कानून है और 2009 से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में ये सारे लीडर बैठे, एक भी बता दे क्यों आरटीई में एक भी दाखिला नहीं हुआ। कारण यही है, आरटीई जो सरकार लोगों को बरगला रही है कि हम 25% दिलवाएंगे, इसमें नहीं होना एक भी दाखिला। 134 में अच्छा कानून था, स्टेट का कानून था और बड़े तरीके से काम कर रहे थे। कोरोना काल से पहले बड़े सुचारू रूप से दाखिले भी हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ऐसी निकम्मी सरकार ने ये दुष्यंत चौटाला इन्होंने मिलके एक प्राइवेट स्कूलों से साजबाज होकर, मतलब इनका गठजोड़ उजागर हुआ है। इन्होंने इस बार लास्ट में दाखिले फार्म निकाले और बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। एक साल खराब हुआ है बच्चों का। विमल जी, लेकिन आप तो कह रहे हैं प्राइवेट के साथ भाई गठजोड़ हो। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तो हम लोग को कुलभूषण जी बता रहे हैं कि भाई कहाँ हुआ, वो तो कह रहे पुराना पेमेंट ही नहीं दे रही। गठजोड़ होता तो भाई खत्म ही क्यों करते? गठजोड़ होता तो उनको तो पेमेंट हो जाना चाहिए था, फिर तो खत्म करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं चल सकते। एक बात बताओ मेरे को, एक मिनट कुलभूषण जी शांत रहिए। आप बोले तो मैं बोला था हमें इतराज है। नहीं ठीक है कुलभूषण जी, देखिए आरोप लगाने के लिए तो आरोप लग सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सुने, आप उसको काउंटर करिएगा। 1 सेकंड, थोड़ा धैर्य रखें। में 4 गुना फीस कम देनी पड़ रही है सरकार को, उसको हटा रहे हैं। आरटीई में 4 गुना ज्यादा देंगे ये लोग, इसका स्पष्ट है। ये जनता को बरगला रहे हैं। 134 में किसी भी स्कूल में दाखिला हो सकता है, आरटीई में नजदीक की स्कूल में होगा।
और नजदीकी स्कूल अगर यदि सरकारी है तो सरकारी में लेना पड़ेगा। एक भी बच्चे का 2009 से किसी का दाखिला हुआ हो तो मुझे बता दो। इस बार कोरोना में लोगों के बच्चे घर बैठ गए थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको उम्मीद जागी थी। 134 में उन्होंने 9 महीने बाद फार्म निकले, बावजूद उसके उन्होंने फार्म भरे और सरकार दाखिले नहीं करवा पाई, पिछले स्कूलों में नहीं करवा पाई। एनरोलमेंट नंबर लोगों के बंद हो गए, 9वीं और 11वीं वालों के, लोगों के बच्चों के साल खराब हो गए। ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, ऐसा कानून बना दिया इन्होंने SRN नंबर। आप प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे, आपने स्कूल छोड़ दिया और आप सरकारी में दाखिला नहीं करवा पाते। ये सरकार है। कम से कम ये तो प्रावधान कर देते, जो बच्चे फीस नहीं भर पा रहे किसी कारण, SRN नंबर के बगैर सरकारी में कर देते। सरकार ने आदेश पारित किया, कानून लगाया, भाई आप SRN के बगैर सरकारी में दाखिल करा लो, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले फिर हाई कोर्ट चले गए, जी ऐसे तो हमारी पेमेंट नहीं आएगी। जो बच्चे भर नहीं पा रहे उनकी जान लेके पेमेंट लोगे क्या? SRN नंबर दे दो यार, जो फीस नहीं भर पा रहे वो सरकारी में चले जाएंगे। ऐसे हजारों बच्चे सोनीपत में, हरियाणा के पूरे होंगे, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे होंगे जो बेचारे घर बैठे हैं पढ़ाई के वंचित होंगे। सरकार बात करे 25% फ्री पढ़ाएंगे, हम ये कह रहे हैं SRN नंबर का सिस्टम खत्म करो। अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर पा रहा, SLC नहीं दे रहा प्राइवेट स्कूल वाला, उसको सरकारी में कम से कम सरकारी में दाखिला होने का तो प्रावधान होना चाहिए। ये कुछ नहीं कर रहे, जनता को बरगला। ठीक है, चलिए मैं जवाब लेता हूं। अब सत्यव्रत शास्त्री जी के लिए बहुत सारे सवाल हैं, शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, इतने सारे लोगों को एक कर्मचार इतना समय जो दिया है, उतना समय मुझे चाहिएगा। आप धैर्य से एक एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर और उसको विषय को स्पष्ट करके चलेंगे। सबसे पहले हम यहीं से चलते हैं विमल जी से। विमल जी, किसी भी हरियाणा के व्यक्ति को जिसने सरकारी स्कूल के अंदर इस 2 साल के अंदर कोरोना के कारण से जो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे पाते थे, वो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में गया और उसका एडमिशन नहीं हुआ। एक भी उदाहरण ऐसा हरियाणा में नहीं है। दूसरी बात, अरे सुनिए, आप सुन ले, अरे सुन ले, अरे सुन ले, सर आप झूठ बोल रहे हो। अरे स्कूल वाले SLC नहीं देते, आप यहाँ तक के झूठ स्कूल बोल वाले रहे हैं। SLC नहीं देते, SRN नंबर के बगैर कोई सरकारी स्कूल दाखिला SLC नहीं देते स्कूल वाले। क्या बात कर रहे हो? सरकारी स्कूल में एडमिशन तो दूर की बात है, SLC नहीं देते स्कूल वाले। बिल्कुल, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी आदत है बीजेपी वालों की, सरेआम झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, आपने बता दिया कि वो गलत बोल रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके से कोई फायदा नहीं है, समय खराब करने का कोई फायदा नहीं, समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। ओंकार जी, देखिए समय खराब करने का कोई फायदा नहीं, समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है। आपने एतराज जता दिया, समझ में आ गया, लेकिन अब ठीक है, उनको बोलने दें। शास्त्री जी, हाँ ठीक है, कंप्लीट करें। विमल जी देखिए भाई, ऐसे नहीं होता ना, सब लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे के बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप चिल्लाते भी रहेंगे, झूठ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? ओंकार जी, कैसे पता चलेगा कि झूठ बोल रहे हैं? आप लोग एक दूसरे के बीच में चिल्लाएंगे, नहीं पता चलेगा। धैर्य से सुने, पहले धैर्य से सुने। अरे इनको झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, इनको रुपया दिया झूठ बोलने में, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इनको झूठ का। इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए झूठ बोलने में। सरकारी स्कूल बंद कर दिया आपने। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो तो 134 इनको बोलने का परमिशन दे रखिए, तो हमें थोड़ा बाद में बोलने। अरे भाई बोलने तो दे उनको। अरे ओंकार जी देखिए, आप बोलेंगे, ओंकार जी आप बोलेंगे तो आपके बीच में अगर लोग डिस्टर्ब करेंगे, मैं फिर शांत नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा। ओंकार जी, आपकी बात जो इतनी स्पष्ट तरीके से आई, ओंकार जी आपने अपनी बात जो इतनी स्पष्ट तरीके से रखी, वो इसीलिए रख पाए क्योंकि और लोगों ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब सुने, पहले सुनना सीखे। विमल किशोर जी, सुनना सीखिए भाई, सुनना सीखिए, वरना इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई सिंसियर नहीं है, किसी को छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सबको राजनीति करनी है अपनी अपनी, वो दिख रहा है मुझे। एक भी आदमी यहां पर बैठा हुआ ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे, सबको राजनीति करनी है। अरे बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा तो धैर्य रखें। आप लोग तो बच्चों से भी गए गुजरे हो रहे हैं। विमल जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने, पहले सुनना सीखें। सत्यव्रत जी, तुम्हारे बाप का चैनल हटवाओ। बोलने के लिए क्या है इसमें? एक सवाल वाक्य बोलने पूर्ण देता, उस समय आपको फ्री कर रखा है। बोल रहे हो ना, ऐसे हो गए जैसे गांव में सांड घूमते। आप बिना SRN के दाखिले झूठ मत आपके बोलो। पास कोई अथॉरिटी है क्या मुझे झूठा साबित करने के लिए? आपको पेपर है क्या, कोई उदाहरण है क्या? ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन देखो, झूठा का झूठा है।
मैं आप कह रहा ऑनलाइन हूँ तू झूठा है। ऑनलाइन खोलो ना, मैं कह रहा हूँ एंकर तू को झूठा दिखाओ, है। मैं दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ तू झूठा है। मैं आपकी कह रहा हूँ तू सरकार झूठा है, है। तू आपकी इसको समझ सरकार है, बर्बाद कर रहे हो। आपकी जैसे सरकार बाकी है लोग ना, बैठे बेवकूफ अरे है आपकी कि तू सरकार है ना, एक सबसे डीओ ज्यादा को फोन मिला समझदार दो, है। स्पीकर ऑन कर दो। आपकी अरे क्या? सरकार है ना, अरे आपकी सरकार है, के लिए डीओ को हम फोन बैठे करो, ना। स्पीकर ऑन करो, मैं अरे करता मैं हूँ, बैठा हूँ ना, तू फोन कर लेना उनको। मैं करता बैठा हूँ, हूँ फिर ना। चुप रहो, मैं मैं किस करता हूँ, लिए बैठा सुनाता हूँ, फिर अरे मैं चुप किस रहो, लिए मैं बैठा हूँ? सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ, अरे डीओ मैं फोन किस कर, लिए स्पीकर बैठा हूँ? फोन, मैं स्पीकर फोन इनको सुनाता हूँ, ये तो आप इनको सुना सुन दो। लो भाई। आयुष जी, इनको सुन सुनो, लेना। हाँ मैं सुनाता अभी हूँ, फिर बुला लेना, जब अभी आपके मिला पास रहा हूँ, सुनो रुको तो बुला लेना। रुको, मिला रहा हूँ डीओ को, अरे सोने आप दो। जब समय होता मैं बुला अरे लेना। अभी अभी आपके कपड़े उतार दूंगा, सर अरे इनके नंबर अरे दाखिला नहीं होता, अरे अभी बता अरे दूंगा। तो अपनी बात कह रहे हो, पता है क्या? हाँ पता बैठा है, ही तभी कह रहा हूँ, आप डीओ को मिलाओ, समझाने मैं वाला। मिलाता हूँ, आप डीओ को मिलाओ, अरे मैं मिलाता हूँ, तो वो बता बिठा दो। लो, तो बात कर लेना उनसे। या झूठ आयुष मत जी, बोलो, आप क्या कर लेना इसको, इस बच्चों के बात भविष्य करने का के फिर सवाल है, बात लोगों करनी। का साल खराब हो गया, झूठ मत बोलो। विमल जी, कि लोगों के भविष्य का जो सवाल है ना, वो मुझे दिख रहा है। आपका जो स्तर, जिस चर्चा में आप बैठे हुए हैं और आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बच्चों की क्या फिक्र कर रहे होंगे? मैंने कोई अपशब्द नहीं बोले, पहले अभी ही आपने क्या बोला? क्यों अभी बैठा पैंट इनको? उतर जाएगी, अभी मैंने पता ये नहीं बोला कैसे कैसे है, शब्दों का मैंने ये इस्तेमाल बोला, कर रहे हैं झूठ आप। मत बोलो। हमारी एक SRN रिक्वेस्ट नंबर के तय करेगा बगैर कि झूठ कौन है? सरकारी तू कह- स्कूल तू में, तय करेगा कि सरकारी झूठ क्या है, स्कूल सच क्या में है? SRN नंबर ये के बगैर बाकी कोई ये- दाखिला नहीं हो रहा, ये- कुलभूषण जी से पूछ लो। अच्छा, ये मैं इसका ये टीवी पर सत्यव्रत बहस जी, करने वाले अगर लोग मुझे क्यों हाथ बैठे हैं? जोड़कर इजाजत दे तो मैं ये हाथ दोनों क्यों के जोड़ते बीच- हो यार? तुम्हारे नहीं, तुम वेट, तुम पार्टी हाथ हो क्यों जोड़ोगे? आपके साथ सरकार है, हाथ क्यों देखिए, जोड़ रहे हो? जोड़ के पहले बैठे क्या बिना रहेंगे। एसआरएन के भी आयुष जी, दाखला क्या हुआ है बात हो रही? विमल जी। अरे देखिए, मुझे आयुष जी, आपके राजनीतिक, पास मैं तो कंट्रोल पावर राजनीतिक है कि पार्टी नहीं? का आदमी नहीं हूँ। आप बिना बचा लेके बचा रहे हैं। एसआरएन के भी हुआ है, लेकिन सत्यव्रत जी, बिना एसआरएन के गवर्नमेंट स्कूल ने दाखले किए हैं। हमने उनपे इल्जाम लगाया विमल जी, फिर हम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ राइट्स थे, तो हम कोर्ट में गए, वहां पर इस पे स्टे लगा। आगे बात समझ आ गई, आप दोनों कह की रहे हो बात दाखिले हो को रहे मुझे हैं, कोई दोनों से इनको कोई समझाओ, ये बात, अभिभावक है, ये बात उनको आपने। समझाओ कि अरे दाखिले नहीं हो समझने की रहे। तुझे आवश्यकता है। अरे भैया, आपको समझ तो नहीं बात होता, कर रहे हैं। दाखिले नहीं ये हो रहे। समझने कब? आपने हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। आपको पता नहीं है, SRN के बगैर दाखिले नहीं हो रहे और बच्चों का साल खराब हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हजारों बच्चे हरियाणा में बिना SRN नंबर एक के, भी बच्चे का उदाहरण दिया, एक भी बच्चा नहीं है। सैकड़ों आज तो बच्चे कहाँ हैं, का ठेकेदार बन के बैठ गया काम का। सैकड़ों, न वही तुझे तो कह रहा हूं। न अभी तुझे कुलभूषण- जानकारी है अभी और न कुलभूषण तुझे जी कोई सुना किसी क्या आपने? प्रकार की व्यवस्था को खड़ी करने के लिए आपने आदत है। कुलभूषण जी एक सुना नहीं फ्रस्ट्रेशन है क्या? किसी से, किन्हीं अभी लोगों से आपने तो कुलभूषण जी से सिखाया सुना हुआ नहीं यहाँ क्या? बैठा है और इसके कारण से ये सारी बहस को खराब कर रहा अरे है। जिन आर्या जी, लोगों को आपने जिन अभी सुना नहीं क्या? तथ्यों की जानकारी मिलनी चाहिए थी, आर्या जो जी, जो आपने राइट्स सुना उनको नहीं क्या? मिले, अभी उनकी सुना जानकारी नहीं क्या? मिलनी चाहिए थी, अभी वो समय सुना नहीं बर्बाद क्या? करके वो एजेंट के रूप में काम कर रहा। अभी तुम आपने सुना नहीं विद्यार्थियों क्या? के किसी प्राइवेट कंपनी कुलवंत के जी, सुना तुम नहीं क्या एजेंट की आपने? तरह काम कर रहे हो, जो अभी सरकार आपने- के खिलाफ विपक्षी अरे लोगों से पैसा लेकर एजेंट यहाँ तो बैठे आप हो। हो, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अरे अभी क्या सुनना? मुझे नहीं सुनना तुम्हें। आयुष जी, इनको हटाओ। कुलभूषण अब शर्मा ने मुझे आपको सुनना बताया है ना, या बिना सरकार का SRN के पक्ष दाखिले रखना नहीं हो है रहे। तो इनको बंद करो। कुलभूषण जी के बताया ना, हम नहीं सुने। कुलभूषण जी ने बिना हम SRN ऐसे के लोगों दाखिले से नहीं हो चलिए रहे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप दोनों लोग कुलभूषण जी आपस ने में बताया उलझते ना रहेंगे, आपको, मैं बिना महिमा जी SRN का के रुख दाखिले करता हूँ। नहीं हो ठीक है, रहे। हो गया। आगे समझ के नहीं। अरे ठीक है भाई साहब, सुनना सीख लीजिए विमल जी, सुनना सुन रहा हूँ सीखिए। भाई साहब, झूठ मत नहीं बोले, सुन रहे हैं, जब आप सुन ही नहीं रहे बच्चों हैं। ना- सारी चर्चा आपने डिस्टर्ब करी है और पिछला 15 मिनट आपने केवल विषय खराब से भी किया। हम महिमा विषय से जी, भी भटके, जो महिमा 134 जी, और ठीक है, एक का सेकंड, था, एक उससे सेकंड। भी अब एक भटक दूसरे के चुके बीच में हैं। ना बोले। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं तो सोच रहा था कि आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए बड़े सम्मानित लोग हैं, मुझे ये समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एक एक को डेकोरम सिखाना पड़ेगा कि चर्चा में बैठने का तरीका क्या होता है। महिमा जी, मैं सभी की ओर से क्षमा मांगती हूँ जनता से, जिनका समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गौरतलब बात यह है आयुष जी, कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति है उसका अंदाजा लगाया जाता है वहां की सरकार की प्रगति से। सरकार का अंदाजा लगाया जाता है पब्लिक सेक्टर से। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी काम सरकार करती है, सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा कैसी है, सार्वजनिक क्षेत्र में इंडस्ट्री कैसी है, उस सब से अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देखिए एक अथॉरिटी है इंडिया के अंदर जो 2010 में बनाई गई थी, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर हर वर्ष एक रिपोर्ट बनानी होती है और हर वर्ष 30 सितंबर तक ये रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर मुआयना किया जाता है देश के अंदर जो भी हायर एजुकेशन जिस स्तर पर हो रही है उसको लेकर के। और आप शायद हैरान हो जाएंगे और हमारे दर्शक भी हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि सन 2003 से आज तक प्रति वर्ष 100 कॉलेजेस की स्थापना हुई है,
अब इसमें शायद मोदी सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश करती है, शायद नहीं, निश्चित तौर पर करती है। लेकिन मैं साथ ही ये बता दूं कि 2014 के बाद से लगातार इसमें निजी शिक्षा का स्तर बढ़ा है और आज की तारीख में यदि आप देखें तो 80% हायर एजुकेशन जो हमारे देश में दी जा रही है, उच्च शिक्षा दी जा रही है, वो निजी स्तर पर दी जा रही है। उसमें निजी संस्थान ज्यादा हैं। देखिए 7 सितंबर 2021 को एक ट्वीट किया गया था भाजपा के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार प्रतिदिन 2 कॉलेजेस की स्थापना कर रही है। लेकिन ये सरासर झूठ है। इवेंट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज के तहत जो झूठ की दुकान भाजपा चलाती है, उसका खुलासा इसी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट ने, जो कि मैंने फिर दोहरा देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस रिपोर्ट को निकालती है। इसमें ये बात साफ की गई कि 30 सितंबर 2013 से लेकर तो 30 सितंबर 2019 के बीच देश के अंदर मात्र 72 उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें से 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे और 67 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थे। तो देखिए भाजपा न सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करती है, लेकिन ये रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया, जो कि आज के दिन देश के अंदर शिक्षा के स्तर को बताती है, ये रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षा में और इसी प्रकार का हाल हम देखेंगे कि मौलिक शिक्षा में भी हो रहा है। 70% प्रभुत्व निजी शिक्षा संस्थानों का है आयुष जी। और जब मैंने पहले सेशन में बोला था, तब मैंने आरटीई को लेकर के भाजपा की जिस प्रकार की मानसिकता है उसको लेकर के बात की थी। राइट टू एजुकेशन को लेकर के मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए किस प्रकार के कदम 2012 में उठाए थे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और यदि कोई ना जानता हो तो गूगल करके देख ले, उसकी सच्चाइयां भी सामने आ जाएंगी। आज वो केंद्र सरकार में बैठ करके प्रदेशों से ये अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश सरकारें उनके द्वारा लाई गई पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करें, लेकिन 2012 में उन्होंने तो बिल्कुल पलट करके रख दिया था राइट टू एजुकेशन को। और आज उसी राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला ये राज्य सरकार दे रही है। जबकि जैसा कि कुछ पहले पैनलिस्ट ने जो बातें रखी, उसमें साफ जाहिर होता है कि ये दोनों ही फैसले, जो 2014 में उन्होंने कहा था कि हम कॉम्पनसेशन देंगे, और जो अब वो कह रहे हैं कि हमने इसको रद्द कर दिया है, जो पहले बात कही गई कि इसके अंदर संवाद नहीं है, इसके अंदर स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की चलिए गई देखिए, है। संवाद अगर आप करेंगे नहीं और एक नियम को हटा करके दूसरा लाएंगे और पुराने वाले भी जो अभी स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि स्कूलों को आपने पेमेंट किया नहीं और जो भविष्य उन बच्चों का है जो 134 से के तहत एडमिशन ले चुके थे, उनके लिए प्लानिंग क्या है आपके पास? ये तो सही बात है कि जो बात यहाँ पे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि कैसे इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। पहले वाला भी तो आयुष जी, नहीं कर पाए आप। शिक्षा का पर जब चर्चा हो तो शिक्षा का भाव और शिक्षक का भाव और उसके बीच में आने वाले लोगों की भाषा, इस पर नियंत्रण हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैनलिस्ट के माध्यम से हमारे पास आती हैं, हम सरकार तक भेजते हैं, उन पर डिस्कस होती है, उनमें सुधार होता है। चर्चा का विषय केवल एक अपना वीगो को स्पष्ट करने का नहीं होता। चर्चा का मतलब हम कुछ आखिरी में कुछ लेकर जाएं कि यहाँ कमी है, ये ठीक हुआ है। जब हम बात करते हैं कि 134 कांग्रेस ने लगाया था तो हमने हटा दिया, और उसी आरटी के बारे में कांग्रेस ने बनाया था, तो फिर महिमा जी को ऐतराज क्या है? आपके दोनों बनाए हुए कानूनों से हम चल रहे हैं, तो आपको ऐतराज क्या है? और ऐतराज है तो उनमें जो अव्यवस्था जो फैली और जो अव्यवस्था आप बता रहे हैं उसके अंदर जो है, तो उसका दोषारोपण किस पर करेंगे? हम उसके सुधार की कोशिश करेंगे कि उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से और जिस प्रकार के सुझाव आएंगे उनमें सुधार होता जाएगा, जिससे कि आगे बढ़ेंगे। अब विषय यह है कि 34A को क्यों नहीं सुधारा गया? 34A में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जिसको सुधारने की गुंजाइश है। हमारे पास विकल्प है कि हम आरटी के आधार के ऊपर, क्योंकि 134A के तहत केवल 10% बच्चे लाभ मिल सकता था, तो यहाँ 25% बच्चे को लाभ मिलेगा। वहां हमें सरकार में पूरा हरियाणा स्टेट को पैसा देना पड़ता था, वहां सेंटर से हमें हिस्सा मिलने वाला है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समय के साथ बदलने की आवश्यकता। कोई भी कानून है उसमें जो माइनस आता है उसको प्रतिपूर्ति करने का, क्षतिपूर्ति करने के लिए आगे व्यवस्था है। अब मैं कांग्रेस से बात करता हूं कि आपने अपने समय में इस एक्ट के तहत एक भी एडमिशन नहीं किया और उसको सारे को आगे हमने प्रयास किया खूब चलाने का।
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की मनमर्जी थी, चाहे भी हाई कोर्ट्स की उसके ऊपर रोक थी, और जिस प्रकार से अभिभावकों का उसके पीछे प्रदर्शन, शायद आयुष जी आपने भी इस विषय के ऊपर आरटीए के 134A के ऊपर लेकर कितनी डिबेट की होंगी। मैं आपके चैनल पर आया हूं इस विषय को लेकर, लेकिन क्या वो चर्चाएं पर्याप्त नहीं थी कि यह व्यवस्था कैसी है जिसको बदलने की आवश्यकता है? और जो बदली है व्यवस्था, उसके अंदर जो सुझाव है और जो उसका एक व्यापक क्षेत्र है, जिस प्रकार से विमल जी भावुकता के अंदर भय के कारण से सरकार के खिलाफ एक एजेंडा साबित करने के लिए कह रहे हैं कि वो सरकारी स्कूल के अंदर जाएगा, वो सरकारी स्कूल उसके लिए प्राथमिक है। सरकारी स्कूल है तब उसके साथ में ही तो प्राइवेट स्कूल है, जहां उसकी इच्छा होगी वहां मिलेगा। लेकिन ये तो नहीं है कि उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उसके अंदर ये तो नहीं है कि पहले टेस्ट लो, पहले फॉर्म भरो, फॉर्म भर के टेस्ट दो, उसका रिजल्ट का इंतजार करो, फिर उसके लोकेशन का इंतजार करो, फिर उसके ये सब बाधाएं उसके अंदर क्यों समाप्त हो गई? ओंकार जी, और जिस प्रकार की बात मैं कह रहा हूं कि ओंकार सिंह जी जो कह रहे थे कि ओंकार सिंह जी इसका लाभ क्या मिलेगा, अब इसका लाभ सुनिए। इसका लाभ विद्यार्थी को, समाज को क्या मिलेगा कि 10% की जगह 25% का आरक्षण लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसमें केवल आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को था। अच्छी बात है, लेकिन अभी 10% वाले में इतनी दिक्कतें थी तो 25 कैसे करेंगे ना, इसलिए सवाल उठा था। ओंकार जी, मैं बता रहा हूं, उसमें पहली दिक्कत थी कि आप अपना आवेदन आमंत्रित करेंगे, आप उसका टेस्ट आमंत्रित करेंगे, उसका परिणाम को आप जारी करेंगे, उसके बाद लोकेशन मिलेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा, इतनी सारी प्रक्रिया। इसके अंदर उन प्रक्रियाओं का जो समय जाया होता है वो नहीं होगा। अब आप जो कह रहे हैं इसको भी हम लोग देखेंगे, अब आप लोगों ने तो लागू कर ही दिया ना। ओंकार जी, आयुष जी, सबसे बड़ी बात है नियत और नीति की। इस सरकार की नीयत भी खराब और नीति तो इनके पास है ही नहीं। 134 2003 में चौटाला साहब लेके आए थे, उसको इन्होंने बिना किसी सलाह लिए समाप्त कर दिया। आप खुद सोचिए, जो 134A की फीस सरकार सब निजी स्कूलों को नहीं दे पा रही। आज पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने निजी स्कूलों का सैकड़ों करोड़ रुपए देना है, ये उनकी फीस नहीं दे पा रहे और आज ये 134 समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। ये भूल चुके हैं लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, लोकतंत्र में राजा को जनता पैदा करती है। ये भूल चुके हैं और बहुत जल्दी जनता इनको सिखा देगी इस बात को भी। इनसे तो आयुष जी मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि अगर इनसे ये कोरोना के फायदे पूछने चाहिए ना, तो ये कोरोना के इतने फायदे गिनाने शुरू कर देंगे। ये बीजेपी की सरकार झूठ की सरकार है। इनसे एक बार पूछो कोरोना के कितने फायदे हैं, ये बता देंगे। आप एक बार एक प्रश्न करके मेरा उत्तर सुनिए, दूसरा प्रश्न करके फिर उत्तर सुनिए। आयुष जी, व्यवस्था को कर सकते तो करिए, तो मैं उसका उत्तर देता हूं। ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ व्यापारियों की बनकर रह गई है। निजी स्कूलों को कितना फायदा हुआ। और कांग्रेस में कोई व्यापारी था नहीं और है भी नहीं। सुनिए, मैं कांग्रेस में, चलिए ठीक है। देखिए ओंकार जी, अपनी चर्चा समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, मेरे पास समय नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि 134A को समाप्त किया गया, आरटीओ को अब लागू किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल आज इस चर्चा में उठे हैं, वाकई में सरकार को उसको भी देखना होगा कि आखिर किस तरह से आरटीई कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए बाधक न बने और जो एडमिशंस होने हैं वो स्मूथ और सुचारू रूप से होते रहें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।